नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। खबरें तो बहुत है, कहीं यूपी में क्या समाजवादी और आरजेडी का गठबंधन टूट रहा है? क्या चार्ट जो लीक हुई वो असली है? हेमंत सोरेन की टीडीपी और आंध्र प्रदेश के दोनों बड़े राजनीतिक दल टीडीपी और वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस, दोनों बीजेपी के पास गठबंधन के लिए चक्कर काट रहे हैं। लेकिन जो खबर आज हम विश्लेषण करेंगे, वो खबर आपको एनफोर्समेंट डायरेक्टर का एक नया चेहरा, ईडी का एक नया चेहरा आपके सामने आएगा। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 9 ने एक गैंग पकड़ा 6 लोगों का। उसमें हीरे रमेश भगत नाम का जो सज्जन है, वो किंग पिन है, मतलब गैंग लीडर है। उसका सिंडिकेट है, कई ब्यूरोक्रेट से उसके संबंध है, कई पॉलिटिशियंस के उसके संबंध है। और ये लोग ईडी का सेटलमेंट करने के पैसे लेते हैं, ईडी से धमकी देके उन लोगों से पैसे लेते हैं जिनके ऊपर ईडी के नोटिसेस गए होते हैं या जिनको इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के नोटिस गए होते हैं। ये मामला कैसा बाहर आया? मामला बाहर ऐसा आया कि एक बिल्डर है जो डीएन नगर में, मुंबई में कंस्ट्रक्शन का काम करता है। उसका जो विरोधी पार्टी थी, या कई बार 2 बिल्डर एक ही जमीन के टुकड़े के लिए लड़ते हैं या आपस में लेन-देन के झगड़े होते हैं। तो उसका जिसके साथ पट नहीं रहा था, जिस बिल्डर के साथ उसका झगड़ा चल रहा था, उस बिल्डर ने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में इसकी कुछ शिकायतें की। तो उस शिकायत को देखते हुए, क्योंकि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, ये तमाम एजेंसी के अधिकारी जब देखते हैं कि करोड़पति, अब्जोपति इसमें इन्वॉल्व्ड है, तो सबको हरा घास नज़र आने लगता है। और बाकी कोई गरीब आदमी कंप्लेंट करे, उसकी कंप्लेंट पढ़ने की फुर्सत नहीं होती, लेकिन ऐसे करोड़ों के मामले हो तो सब एक्टिव हो जाते हैं। और इसमें भी ईओडब्ल्यू ने तुरंत एक्टिव होके उनको कुछ नोटिस वगैरह भेजे। अब उस ईओडब्ल्यू के नोटिस को लेकर उसको फ़ोन जाता है कि आपको ईओडब्ल्यू का नोटिस गया और अब मामला आपका ईडी पे भी आ सकता है, ईडी के रडार पे। यदि आपको ईओडब्ल्यू और ईडी से बचना है, क्योंकि ईओडब्ल्यू ने ईडी को बोल दिया और ईडी अब एक्टिव हो जाएगी, तो आपको हमसे मिलना होगा। तो ये बिल्डर उस सज्जन को जाके मिलता है, तो वो कहता है कि सबसे पहले आपको 164 करोड़ रुपए का जो झगड़ा पड़ा है आपके दूसरे बिल्डर के साथ, उसको 164 करोड़ रुपए वापस करो। यदि नहीं किया आपने, तो ईओडब्ल्यू तो छोड़िए, अब ईडी इसमें घुस जाएगी। और जब ईडी उतर जाएगी, तो आपकी संपत्ति जब्त हो जाएगी, अकाउंट सीज हो जाएँगे, प्रॉपर्टियाँ फ्रीज़ हो जाएगी और आप जेल होगे। और आपको तो पता है बड़ों-बड़ों की ज़मानत नहीं होती तो आपकी क्या होगी? उस बिल्डर ने परेशान होके दिल मुंबई पुलिस को इत्तला दे दी। क्राइम ब्रांच ने, यूनिट 9 ने ये काम पकड़ा और फिर लोग ट्रेस करते हुए पकड़े गए। अब जब ये लोग 6 पकड़े गए, जिसमें इनका किंग पिन भी है, वो भगत, तो इतना तो समझ में आ गया कि ये लोग ईडी के नाम से, सेटिंग के नाम से पैसे खा रहे हैं। अभी तक 100 करोड़ से ज़्यादा के पैसे इन्होंने उगाए हैं, ऐसी बहुत सारी तथ्य क्राइम ब्रांच को लगे। लेकिन आश्चर्य की बात, यहाँ जो मैं कह रहा हूँ कि चेहरा दिखना है, क्राइम ब्रांच ने 200 ऐसी फाइलें जब्त की इन 6 लोगों से, जो फाइलें ईडी के पास होनी चाहिए थी, जो कागज ईडी के साथ होने चाहिए थे। तो मोडस ऑपरेंडिस कैसा होता है? ईडी ने किसी पे रेड की, जब उसके कागज जब्त होते हैं, तो उस कागजात में उस पर्टिकुलर इंसान के साथ जो भी आर्थिक व्यवहार, किसी ने चेक दिए, किसी ने लोन दिया, किसी ने बैंक ट्रांसफर किया, किसी ने उससे कुछ खरीदा, ये सब लोग सामने आ जाते हैं। फिर इनके नोटिसेस जाते हैं और ईडी का नोटिस आते से आदमी थर्राने लगता है। ये गैंग पहुंच जाती है।
कि आपको ईडी का नोटिस आया, हम सेटलमेंट करेंगे, इतना पैसा देना पड़ेगा। वो बेचारा सोचता है कि मैंने क्या गलती की, इस आदमी के साथ व्यवहार करते, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये आदमी ऐसा भी काम करता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस गैंग के पास कहाँ से आती थी? ईडी से आती थी। ये फाइलें जो ईडी के पोजीशन में थी, इस गैंग के पास कैसे चली गई? इसका मतलब ईडी के लोग इसमें इन्वॉल्वड है। क्राइम ब्रांच ने एक ईडी के कर्मचारी को भी उठाया है, अधिकारी है या कर्मचारी है, इसके बारे में अभी क्राइम ब्रांच बचा नहीं रही है। लेकिन मोडस ऑपरेंडी ऐसा है, जब तक ऊपर तक ये बात नहीं होगी, तब तक फाइलें नहीं जाती। महादेव ऐप की भी फाइल उसमें मिली है। ये यहां तक ही खेल नहीं खत्म होता, जो ईओडब्ल्यू के पास फाइलें थी, वो भी फाइलें यहां पहुंची। इसका मतलब ईओडब्ल्यू महाराष्ट्र का जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, उसके भी अधिकारी कुछ फाइल देके कहते हैं कि ये फाइल देखो और इसमें से जो लोग हैं, इनको सीधा नोटिस दे, इनको सीधा फोन करके पैसा ले लो, रफा दफा कर देंगे। बड़ा गेम। जिस हिसाब से यूपीए सरकार के पाप ने ईडी को निरंकुश कर दिया, अनलिमिटेड पावर दिए, और इस दैत्य को वर्तमान केंद्र सरकार ने, नेताओं ने इतना खुला उपयोग किया कि अब ये आदमखोर बन गया है। भाजपा के नेता खुश होते हैं जब उनके विरोधी के ऊपर रेड होती है और वो अरेस्ट होते हैं, लेकिन उस अरेस्ट होने में और उनके कागज जब्त होने में कम से कम 500 लोगों को नोटिस जाता होगा। वो 500 लोग जो है, वो ऐसे ही गैंग के हवाले किए जाते हैं जो उनका शोषण करते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि आज के डेट में यदि सबसे बड़ी कमाई की जगह कौन सी है, तो ईडी होगी। ऐसा ही कुछ मसला इसके पहले सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या केस में हुआ था। जब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने एंट्री की, तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो भी जुड़े हैं, सब एक्टर्स को, एक्ट्रेस को, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, जो मेरी जानकारी है, उनको बुलाया जाता था। उनको होटल में मिलने के लिए बुलाया जाता था, घंटों बिठाया जाता था और बोला जाता था कि इसमें ड्रग में आपका भी नाम आ जाएगा और फिर तो कभी छूटने का नहीं। वो बेचारे जिनको कभी पुलिस स्टेशन नहीं देखे रहते, सिर्फ फिल्मों के पुलिस स्टेशन उन्होंने देखे होंगे, या फिल्मी पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया होगा, अजय देवगन को दबंग दिखा के, या सलमान खान को दबंग दिखा के और अजय देवगन को सिंघम दिखा के। ओरिजिनल पुलिस ऑफिसर सामने होता तो डर जाता है, अधिकारी सामने होता तो डर जाता है। और उनसे शोषण किया गया, करोड़ों रुपए इकट्ठा किए गए, कई महिलाओं के साथ कुछ दुर्घटना भी की गई। ऐसी बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री में बहुत चर्चाएं हैं, लोग बड़ा कॉन्फिडेंस से लेके बताते हैं। लेकिन हम किसी का नाम नहीं ले रहे क्योंकि बदनाम नहीं करना चाहते, ना उस अधिकारियों का नाम ले रहे हैं क्योंकि इसके पुख्ता सबूत है, लेकिन ये हुआ है। यही लोग हैं जो हाका लगाते हैं। शाहरुख खान के बेटे को जब पकड़ा गया, तो यही लोग थे जिनका कोई मतलब नहीं था नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के, वो हाका लगाने वाले लोग थे। उन्होंने इंफॉर्मेशन लाई कि यहाँ शाहरुख का बेटा जा रहा है। बोट पे चढ़ने के पहले शाहरुख के बेटे को उठाया गया। फिर सारी दुनिया को मालूम है कैसा पैसा मांगा गया। शाहरुख ने बेटे को पूछा, फोन करवाया गया, उसको वीडियो आया। और वो जो हाका लगाने वाले लोग हैं, वो फिर गवाह बनते वहां पे। ऐसे सारे सेलिब्रिटी केस में यही गवाह क्यों है बार बार? और आखिर तक शाहरुख का बेटा बेल पे है अभी, केस निपटा नहीं। लेकिन जिसके पास ना ड्रग मिला, ना जिसके शरीर में ड्रग मिला, उसको ड्रग पैडलर ही नहीं, सप्लायर का बड़ा धारा लगा के अंदर कर दिया था, क्योंकि शाहरुख से पैसा चाहिए था और शाहरुख ने देने से मना कर दिया था। ये एक सिस्टमैटिक रैकेट है। नेताओं को खुशी होती है कि वो अपने विरोधियों को अंदर कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में ये सब अंदर रहेंगे तो हम आराम से चुनाव जीतेंगे। लेकिन ये जब भस्मासुर छोड़ देते हैं, जब आदमखोर छोड़ देते हैं, तो आदमखोर को जो आपने परोसा वो तो उसने खा लिया, लेकिन उसका पेट उससे भरा नहीं। तो आस-पास भी झपटने लगता है और सामान्य इंसान को
उसमें तकलीफ होती है और तकलीफ ईडी के लोग कैसे देते हैं, ये आप अनिल देशमुख को पूछिए कि जिनकी ग्रैंडडॉटर, नाती, छोटी बच्ची, जब उसको हिला-हिला के पूछते थे पुलिस ईडी वाले, बताओ इस ये आदमी आपके घर आता है बेटा? बताओ ये आदमी आपके घर आता है? और वो बेटी रोती रहती थी। मुझे पता नहीं, डर गई थी। ये होता है। ये अनिल जी ने मुझे बताया। तो ये सारे जब चीज़ें सामने आती हैं, जब अखबार और चैनल और यूट्यूब पे जब हम बताते हैं कि ईडी कैसी प्रताड़ना कर रही है, कितने घंटे तक बैठना पड़ता है, 9-9 घंटे तक इंटरोगेशन होता है, तो लोगों को लगता है पता नहीं भाई, हम बिज़नेस कर रहे हैं, हमारे से में कुछ निकल जाएगा, तो ज़िंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा, प्रॉपर्टी भी जब्त होगी, तो ये 5 करोड़ रुपए माँगता है तो दे दो। ये ईडी का एक चेहरा ये भी है। मैं नहीं मानता कि सारे ईडी के अधिकारी एक है, लेकिन फिर 200 फाइलें बाहर जाती कैसे हैं? ये सिस्टमैटिक रैकेट कैसा होता है? इस भगत से किन-किन अधिकारियों के साथ संबंध है? क्योंकि महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा सरकार चल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में हो रही है। तो इसमें कई नाम दब जाएँगे, कई केसेज़ दब जाएँगे। हो सकता है कि ये खबर 6 लोग पकड़ने की तो आ गई, लेकिन ईडी के अधिकारी का नाम नहीं आया। एक ईडी का अधिकारी रिश्वत माँगते हुए तमिलनाडु में पकड़ा गया था। एक ईडी का प्यून गलत नकली नोटिस देने के चक्कर में कलकत्ता में उठाया गया था। ये तो छोटे-छोटे उदाहरण हैं, लेकिन अंदर जाओगे तो इतना बड़ा कुआँ है कि आवाज़ तक नहीं आएगा। आज इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।